हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे थे। क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या प्रोसेस है मैनेजमेंट का प्रोसेस या फंक्शन? कंट्रोलिंग, ठीक है, राइट, ओके। तो हम लोग इसमें सब देख चुके हैं, प्लानिंग क्या है शॉर्ट में देख चुके हैं, सबके बारे में दो दो लाइन जो डिफाइन करना होगा। अगर आपसे सिर्फ फंक्शंस पूछा जाएगा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ मैनेजमेंट, तो आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, और ये 2 पॉइंट में क्रक्स है, ठीक है ना। अगर मैंने ऑर्गेनाइजिंग का आपको 2 ही लाइन बताया है, क्या बताया है वो 2 लाइन, क्या है वो 2 लाइन? ऑर्गेनाइजिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? मैनेजमेंट ऑफ पीपल रिसोर्सेज नो, ठीक है, इसके बाद नहीं, ओके। डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, वेरी गुड। डिवीजन ऑफ वर्क किस सेंस में? डिवीजन ऑफ वर्क यानी डिवीजन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड टास्क इनटू सिंपलर फॉर्म एंड देन असाइनिंग देम टू द स्किल्ड पर्सन, ठीक है ना। इट क्रिएट्स ऑथोरिटी रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप, राइट, यही ऑर्गेनाइजिंग था। हो गया बातचीत, इसके बाद मत बात करना, ठीक है, क्योंकि मेरा फिर माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, मैं आपको नहीं बता पाऊंगी जो बताना चाह रही हूँ। ऑर्गेनाइजिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इट इज simply it is breaking down of complex tasks into simpler tasks and assigning them to those human resources who are skilled in that particular task. बस अभी मना किया उनको। क्या नाम है उसका? व्हाइट मास्क, व्हाट इज योर नेम? किशन, किशन, ये लास्ट टाइम है, ठीक है ना। इसके बाद मुझे बात करते दिख गए तुम तो मैं बाहर निकाल दूंगी, ठीक है, ठीक, कितना भी मुश्किल हो अभी शांति से बैठो, ओके। फर्दर हम लोग फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे, क्या क्या है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं 1 मिनट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ स्क्रीन। ये सब हो चुका है ना, आप लोग को मालूम भी होने का मतलब है कि आपको पता है, ठीक है। कंट्रोल प्रोसेस का ये सिंपल सा ये डायग्राम है कि आप कैसे कंट्रोल को, कंट्रोलिंग फंक्शन कैसे ऑपरेट करता है। तो सबसे पहले कंट्रोल करने के लिए आपको आपका एजेंडा पता होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आपको अपना आपका ऑब्जेक्टिव या गोल पता होना चाहिए। वंस यू सेट योर डिजायर्ड गोल कि आपको क्या अचीव करना है, राइट, 80% मार्क्स लाना है, 90% मार्क्स लाना है, टॉप करना है, पास करना है, 60% से हैप्पी है, ठीक है, इतना ही मेरा एजेंडा है, इतना ही मेरा टारगेट है। तो ठीक है, 60% तुम्हारा गोल हो गया, डिजायर्ड गोल हो गया। कितना आया एग्जाम में? 60% का टारगेट है, तो ऑब्वियसली वो या तो 65% हो जाएगा या फिर वो 55 या 50% रह जाएगा। अगर आप ट्रूली 60% के लिए एफर्ट करेंगे तो, ठीक है ना, सिर्फ टारगेट सेट कर लेने से नहीं होगा। अगर आप 60% अचीव करने के लिए एफर्ट डालेंगे तो या तो वो 55, 50 या फिर 53, 54 इन बिटवीन प्लस माइनस 5, 10 रहेगा, है ना, यही रेंज रहेगा वेरिएशन का। तो 5 प्लस माइनस चलता है, एक्सेप्टेबल वेरिएशन है, जो क्योंकि एग्जैक्टली वो नहीं होगा जो तुम सोचोगे। अगर वो वैरी भी करेगा यानी अच्छा भी होगा तो थोड़ा अच्छा होगा, बुरा भी होगा तो थोड़ा बुरा होगा, तो इतना रेंज एक्सेप्टेबल माना जाता है। अगर उससे ज्यादा डेविएट किया यानी कि 60% लाना था लेकिन 45% ही आया, 40% ही आया, तो क्या हुआ? बहुत ज्यादा कमी रह गई है। आपने गोल तो सेट किया था लेकिन उसको ईमानदारी से उसको हासिल करने के लिए एफर्ट नहीं लगाया आपने, राइट। तो ये क्या होगा, अब आपको आपके रिजल्ट से जो एक्चुअल रिजल्ट है, जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट था वो क्या था? अभी के एग्जांपल में 60%, जो आपका एक्चुअल रिजल्ट है वो कितना आया? 45%, ठीक है। कितने का डेविएशन हो गया? 15%, यानी ये 15% क्या है? डेविएशन है जो नहीं होना चाहिए, इसको कंट्रोल करना है, राइट। कंट्रोलिंग में डेविएशन से आपको पता चलता है कि वेदर इट रिक्वायर्स कंट्रोलिंग और नॉट, क्या ये सब कुछ परफेक्ट चला, हमारे प्लान के हिसाब से चला, या फिर मुझे इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो अगर ज्यादा डेविएशन है तो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये डेविएशन को हम कैसे मिनिमाइज करेंगे, यही आपको कंट्रोलिंग में पता चलेगा। एंड देन फाइनली यू टेक करेक्टिव मेजर्स की थोड़ा और पढ़ना है, ये सब्जेक्ट छोड़ दिया था, इस सब्जेक्ट में और ध्यान देना है, तो अगली बार
ये हम कर सकते हैं। समझ में आया? सो दिस इज अ सर्कल जिससे आप कंट्रोलिंग को प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर? ये डायग्राम समझ में आया? डायग्राम समझ में आया? Yes, ma'am. क्या है पहले? इट कैन स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस टाइम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग योर डिजायर्ड taking corrective measure. उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है ना, ये है एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस के बाद कंपेयर द डिजायर्ड एंड एक्चुअल। ठीक है ना, अगर डेविएशन है देन फाइंडिंग आउट डेविएशन। क्या है डेविएशन? नहीं है तो नो नीड, यानी कि ऑलरेडी आपका प्रोसेस स्मूथ चला है, आपके हिसाब से चला है। लेकिन अगर डेविएशन है, ठीक है ना, अच्छा खासा डेविएशन है, देन फाइंड आउट द डेविएशन एंड द रीजंस एंड देन टेक करेक्टिव मेजर्स। ठीक है, अब कंट्रोलिंग मैंने ये भी बताया था कि 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा 2 तरीका बताया था? याद है किसी को? मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला होगा कि 2 तरीके का कंट्रोलिंग होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये समझा देती हूँ 2 तरीके का क्या क्या, प्रिवेंटिव है, करेक्टिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मतलब देखो, ये सत्यनारायण भगवान का कथा तो बिल्कुल नहीं है, तो मैं जो भी पढ़ाऊंगी वो आप लोगों से पूछूंगी भी। ठीक है, और फिर मुझे पता चलेगा कि सत्यनारायण भगवान का कथा था या फिर कंट्रोलिंग या हम लोगों ने प्लानिंग या कुछ फंक्शंस पढ़ा था। तो मैं भी क्या पूछ रही हूँ कि मैंने बोला कि कंट्रोलिंग 2 तरह का होता है, प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? बचाव। वेरी गुड। एंड करेक्टिव मतलब सही करना, सुधार करना, यानी सुधार करना, रेक्टिफिकेशन। आप थ्रू आउट द प्रोसेस प्रिवेंटिव मेजर लेके चल रहे हो कि ये प्रॉब्लम ना हो। Wearing mask is a preventive measure for stopping the spread of coronavirus, right? ये प्रिवेंटिव मेजर है ना। अब हमारे पास वैक्सीन है, तो वैक्सीन लेना भी प्रिवेंटिव मेजर। हम उसके स्प्रेड को रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं, हैंड वॉश करना, मास्क करना, फिर वैक्सीन लेना, ये सब प्रिवेंटिव मेजर। लेकिन अगर फिर भी हो गया तो देन करेक्टिव, यानी गलती हो जाने के बाद हम क्या करते हैं? करेक्टिव एक्शन लेते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। ये सिंपल कोरोना वायरस वाले काम करते हैं, ये कहीं भी हो सकता है, राइट? प्रिवेंटिव मेजर्स अगर आपको 60% चाहिए तो आप थ्रू द सेमेस्टर मेहनत करेंगे और 60%, 65%, 70% जो भी आपका टारगेट रहेगा वो आप अचीव करोगे। करेक्टिव मेजर खराब हो गया, बैक लग गया, अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? उसको बंद करके एग्जाम में सप्लीमेंट देकर के क्लियर कर लेंगे, आगे से कभी कोई बैक नहीं लगने देंगे। करेक्टिव मेजर, गलती हो गया लेकिन गलती के बाद अब हम सुधार रहे हैं। तो करेक्टिव मेजर में प्रॉब्लम क्या होगा मैनेजमेंट में? कोई एक प्रॉब्लम बताओ आप लोग अपने मन से। ये बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है, आप लोग सारा आंसर सोच के दे सकते हो। करेक्टिव मेजर में क्या प्रॉब्लम होगा? यस यस, टाइम लगेगा, यानी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। वेरी गुड। और नहीं प्लीज, सॉरी, क्या क्या कहा मैंने? प्रिवेंटिव मेजर क्या हो गया? प्रियंका को हंसी आ गया, आज बच गई। ओके, प्रिवेंटिव मतलब कि आप जब करेक्टिव मेजर लेते हैं तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, टाइम के साथ साथ एनर्जी भी कंज्यूम होगा, आपका रिसोर्सेज भी बर्बाद होता है, क्योंकि आपने पूरा काम कर दिया। ठीक है ना, एक बार पूरा काम कर लिया, फिर आपको पता चला कि कितना वेस्ट हो गया, कितना एनर्जी, कितना मटेरियल, कितना रिसोर्स हम ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं। फिर से हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा है, हम इधर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं? वेस्टेज। तो करेक्टिव मेजर समहाउ आपके, ठीक है, बहुत बड़े वेस्टेज को बचाता है। ठीक है ना, अगर बहुत बड़ा कुछ वेस्टेज हो रहा है तो हम करेक्टिव मेजर से सुधार करके उसको बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी वेस्ट तो हो रहा है ना, टाइम, एनर्जी, एफर्ट, एवरीथिंग गेट वेस्टेड वंस, राइट? तो करेक्टिव मेजर बहुत ज्यादा सही नहीं है। अगर आपको लेना है, कंट्रोलिंग का प्रॉपर मीनिंग है कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स को लेके चलिए, थ्रू आउट कंट्रोल होना चाहिए, ताकि लास्ट में आपको ये ना लगे कि पूरा का पूरा टाइम या पूरा का पूरा एफर्ट मेरा बेकार चला गया। राइट? समझ में आया? अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, जिसको फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बोलेंगे। फीचर्स का मतलब, फीचर्स सब लोग 10th 12th करके आए हैं, बहुत बार जवाब दिया होगा। सैलिएंट फीचर्स ऑफ मैमल, सैलिएंट फीचर्स ऑफ एवियंस, या कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, क्या चीज जो आपका स्पेशलिटी है, ठीक है ना, जो जिससे हम पहचान लेंगे आपको।
जिसके बारे में बताओ। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है, कुछ ना कुछ खासियत हर एक बच्चे में है, पॉजिटिव हो निगेटिव हो दैट डजंट मैटर। कुछ एक चीज है जो बताएंगे तो आप गेस कर लें, अच्छा मैम इसके बारे में बोल रही है। अभी चूंकि हम लोग बहुत नए नए हैं, मुझे नहीं पता है इस खासियत के बारे में, ठीक है, लेकिन 6 महीने बीतते बीतते मैं समझ लूंगी कि किसके बारे में बात किया जा रहा है। अगर ये बोला गया तो किसके बारे में बोला जा सकता है, राइट, हो जाएगा ना। तो ये सेलिएंट फीचर होता है आपका, यानी कि वो गुण किसी भी सामान का, व्यक्ति का या किसी भी चीज का, जिससे आप उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो उसकी आइडेंटिटी होती है, उसको हम सेलिएंट फीचर्स बोलते हैं। यहाँ सेलिएंट का को छोड़ दो, वी आर टॉकिंग अबाउट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। हम कैसे समझेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट है भी या नहीं है, अच्छा है या नहीं है, इफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है, राइट। इसको समझने के लिए इसके कुछ आइडेंटिफिकेशन है, अगर ये सब है तो मैनेजमेंट है, नहीं तो कुछ ना कुछ कमी है। जैसे कि मैनेजमेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कैसे, अब इसमें मैंने क्या लिखा है ना, इसको भूल जाओ, समझ लो कि अगर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हमको लिखना है तो हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, हाउ कम, लगातार चलने वाला ये काम है। क्यों ये लगातार चलने वाला काम है, क्योंकि आपके सामने प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, प्लानिंग, ठीक है, पता नहीं चलता बट यू टेक डिसीजंस, राइट, आप डिसीजंस लेते हो ना। सबसे पहले प्रॉब्लम आता है तो आप डिसीजन लेते हो कि क्या करना है, तो आप डिसीजन लेते हो, आप उसके बाद डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, चीजों को बांटते हो, यानी कि काम को, टास्क को डिवाइड करते हो कि कौन क्या काम करेगा। यहाँ तक भी डिवाइड करते देखा है मैंने डिवीजन ऑफ वर्क को, कि कल एग्जाम है तो 2 क्वेश्चन तुम पढ़ के आना, 2 क्वेश्चन मैं पढ़ के आऊंगा, और फिर अगल बगल लिखेंगे बैठ करके, और सब हुआ। ये भी होता है डिवीजन ऑफ वर्क, ये भी आपका मैनेजमेंट है। आप नहीं कर पाए पूरे सेमेस्टर जिस चीज को, उसके एग्जाम के टाइम में कवर अप करने का आपका अपना प्लान है, राइट, होता है ना ये भी। These all are the part of management। तो ठीक है भाई, एक एग्जाम में तो तुम लोगों का सीट अगल बगल पड़ गया, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम में दूसरा प्रॉब्लम कि सीट बदल दिया गया, ठीक है ना, रोल नंबर चेंज हो गया, अब किसी और के साथ सेटिंग करना पड़ता, करेक्ट है ना। तो नहीं, सुनो, आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू कि कैसे मैनेजमेंट आपके प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा है किसी भी सेंस में। अभी हम लोगों ने इस सेंस में लिया तो इसी सेंस को समझते हैं कि कैसे वो हिस्सा है, ठीक है। तो दूसरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम प्लान करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, जिसको हम टर्म नहीं देते कि स्टाफिंग हुआ, ठीक है ना, ये मोटिवेशन हुआ, ये सब टर्म नहीं देते हैं, हम अननोइंगली ये सब करते हैं, लेकिन होता हो क्या रहा होता है, मैनेजमेंट हो रहा होता है, ठीक है। वो प्रॉब्लम खत्म, क्या कभी ऐसा होता है लाइफ में कि एक प्रॉब्लम खत्म हो गया और फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? ऑलवेज यू हैव समथिंग और एल्स। बोर्ड कैसे पास करेंगे यार, सबसे पहले मैट्रिक पास करना एक प्रॉब्लम लग रहा था। मैट्रिक में कोई एक सब्जेक्ट रहा होगा जिससे आपको डर लगा होगा, किसी का भी कोई, किसी के लिए संस्कृत, किसी के लिए मैथ्स, किसी के लिए बायोलॉजी, किसी के लिए कोई और सब्जेक्ट, राइट, डर लगा होगा। चलो वो ओवरकम, वो हर्डल जीत गए, ठीक है, जीत के आप आए +2 में। अब +2 में कोई एक सब्जेक्ट हो गया ऐसा प्रॉब्लमेटिक, ठीक है ना, जो समझ में नहीं आ रहा है, जिसके टीचर समझा नहीं पा रहे, या जो हमको मन नहीं लग रहा पढ़ने में, वहां से आए आप मैनेजमेंट करके आगे, ठीक है। somehow you manage to pass, right? somehow you manage to pass। उस सब्जेक्ट में भी, जिस सब्जेक्ट में आपको डर लगता था, उसमें भी आप पास करके आ गया है ना। अब यहाँ अगेन प्रॉब्लम, इसके बाद तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, करियर का प्रॉब्लम, इसके बाद इससे भी बड़ा प्रॉब्लम की करियर में ग्रोथ का प्रॉब्लम, ठीक है ना। उसके ऊपर बीच बीच में रिसेशन, कोरोना वायरस सब आते जाते रहेंगे, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं है कि हमारे ही काल का समय का चीज है, वो आपके लाइफ में भी फ्यूचर में आएगा, ठीक है ना। एंड देन लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे, विद मैनेजमेंट, राइट। तो प्रॉब्लम जैसे विशियस साइकिल है जो आपके जीवन में हमेशा आते रहता है, उसको सल्टाने के लिए मैनेजमेंट भी उतना ही कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कुछ ना कुछ मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है उसको यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। समझ में आया? प्रॉब्लम्स कीप ऑन कमिंग, सो सॉल्यूशन के रूप में आपके पास मैनेजमेंट है जो आपके लिए सॉल्यूशन लेकर के आते रहता है, राइट। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी किसी प्रॉब्लम का ऐसा भी होता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, उस समय हम आपको मैनेजमेंट में क्या पढ़ाते हैं,
स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि ये प्रॉब्लम होगा और इस प्रॉब्लम से आपको स्ट्रेस भी होगा, उसको मैनेज करना सीखो, यानी उसको स्ट्रेस को अपने अंदर रखना सीखो, उसको अपने आप को सरेंडर मत करो स्ट्रेस के अंदर। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, जहां कुछ सॉल्यूशन नहीं है वहां भी सॉल्यूशन है कि आप स्ट्रेस को कैसे बैलेंस करके चलेंगे। लाइफ में प्रॉब्लम होगा, सम आर द प्रॉब्लम्स जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते, जैसे किसी की मृत्यु हो गई, यू कैन नॉट रिप्लेस दैट पर्सन, राइट? तो अब क्या करना पड़ेगा, कोप अप करना पड़ता है उस प्रॉब्लम से, उस प्रॉब्लम के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ता है, जीना पड़ता है आपको उस प्रॉब्लम के साथ, एंड यू लर्न टू लिव विद दैट प्रॉब्लम, है ना? दैट इज ऑल्सो मैनेजमेंट। समझ में आया? तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा है, राइट? समझ में आया? नेक्स्ट रिजल्ट ओरिएंटेड, अच्छा ठीक है, परवेसिव है नेक्स्ट पॉइंट। परवेसिव का मतलब सिंपल मीनिंग समझ लो, परवेसिव का मतलब यूनिवर्सल, वेरी गुड, और एवरीवेयर, डायनामिक, ठीक है, डायनामिक आएगा आगे भी। परवेसिव का मतलब समझ लो कि जो हर जगह है, जो यूनिवर्सल है, जो एवरीवेयर है, ओमनी प्रेजेंट जिसको हम बोल सकते हैं। तो मैनेजमेंट हर जगह है। क्या मैनेजमेंट सिर्फ हॉस्पिटल में जरूरत है उसकी? नहीं। क्या वो आपके घर में जरूरत है, जब आपके घर में बड़ा कोई इवेंट होता है तभी उसकी जरूरत होती है? नहीं, डेली लाइफ में है, ठीक है ना? एक एक परीक्षा पास करने में मैनेजमेंट है, राइट? मैंने वो वाला जो एग्जांपल दिया उसको भूल जाओ, तुम खुद के भी लाइफ में मैनेज करते हो कि अगर 8 चैप्टर है किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, एक चैप्टर जो नहीं समझ में आता ऑप्शन पे छोड़ देते थे हम लोग जब पढ़ते थे, तो कोई एक चैप्टर नहीं समझ में आता था उसको ऑप्शन पे, मान लो सारे ही चैप्टर से रहा तो एक चैप्टर तो ऐसा होगा ना जिसका और या ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन में आएगा, तो एक को ऑप्शन पे छोड़ सकते हैं, तब भी हम सेफ साइड में, तब भी हम पास कर जाएंगे, राइट? तो हम ऐसे करते थे जो आसान है। एक मैनेजमेंट का तरीका ये भी है, अगर रोज आपको 2-2 क्वेश्चन पूरा याद करना है, ठीक है, या 3 क्वेश्चन लर्न करना है, तो 2 इजी, 2 टफ, 1 इजी, ये भी कर सकते हैं कि 2 टफ क्वेश्चन लेते हैं, हो जाएगा, और एक आसान था। तीनों टफ ले लेंगे तो उस दिन का बहुत बोझ बढ़ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। स्टूडेंट, हर स्टूडेंट, मैंने ये अपना तरीका बताया, ठीक है, मैं ऐसे पढ़ती थी। हर स्टूडेंट का अपना तरीका होता है, अपने अपने कोर्स को, अपने सब्जेक्ट को कैसे हम कंट्रोल करें, कैसे हम बैलेंस करें। आप लोगों का भी अपना कोई तरीका होगा जो आप कभी किसी से शेयर भी नहीं करते होगे, और आप इस तरीके से पढ़ते होगे, ठीक है, क्योंकि आपको वो समझ में आता है, दूसरे को समझ में नहीं आएगा वो तरीका। तो हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट परवेसिव है, यानी एवरीवेयर। हॉस्पिटल में चले जाओ तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, होटल में चले जाओ तो होटल मैनेजमेंट है, टूरिज्म में चले जाओ तो टूरिज्म मैनेजमेंट है, और कहीं मत जाओ, सड़क पे जाओ, सड़क पे भी ट्रैफिक मैनेजमेंट है ना? ट्रैफिक अगर नहीं रहे, और किसी दिन तुम दिल्ली वगैरह में अगर जाते हो तो देख लो, जहां का रेड लाइट सिग्नल खराब होता है, क्या हालत होता है वहां के ट्रैफिक पुलिस की। क्यों? क्योंकि वो जो रेड, ग्रीन और येलो लाइट काम कर रहा होता है, वो खराब हो गया, अब लोगों को पता नहीं चलता है किसको रुकना है, किसको जाना है। तो वहां पे अलॉटेड रहते हैं ट्रैफिक पुलिस, उनका काम बढ़ जाता है, क्योंकि वो रेड, येलो, ग्रीन का भी काम उनको करना पड़ता है, इधर जाओ, इधर रुको, इधर रुको, होता है ना। ये क्या है? दिस इज ट्रैफिक मैनेजमेंट, राइट? तो मैनेजमेंट हर जगह है, ये और भी साबित करने की जरूरत है, या पता चल गया? इट इज परवेसिव। ऑफिशियल हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, घर हो, सड़क हो, कहीं पे भी हो, एवरीवेयर मैनेजमेंट इज देयर, ठीक है? आप मैनेजमेंट के बिना नहीं रह सकते हैं, एग्जिस्टेंस आपका मुश्किल है। ओके, नाउ मुश्किल क्या है, इम्पॉसिबल है, रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है? मैनेजमेंट अब क्या है, थर्ड पॉइंट में मैनेजमेंट रिजल्ट ओरिएंटेड है। रिजल्ट क्या होगा? आपका डिजायर्ड गोल इज योर रिजल्ट ना। कभी भी हम कोई काम करते हैं, हमारे सामने जरूर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। बिना ऑब्जेक्टिव के यहाँ कोई बच्चा है जिसने एडमिशन लिया हो? कोई भी ऐसा है जो बिना किसी ऑब्जेक्टिव के चलो चल चल जाते हैं, बीसीए कर लेंगे, बीबीए कर लेंगे, जो मिलेगा सो कर लेंगे, ऐसा है क्या? हाँ, कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा, है ना? छोटा या बड़ा डजंट मैटर, देयर इज समथिंग और देयर इज ऑब्जेक्टिव्स इन एवरीबॉडी लाइफ, है ना? तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड। इसी तरह जब हम छोटा बिजनेस शुरू करते हैं तो भी ऑब्जेक्टिव रहता है कि एक दिन हम ग्रो करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बहुत बड़े बिजनेस में अपने आप को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव है आपके पास, ठीक है। अचानक से बहुत बड़ा नहीं हो जाता है कोई भी बिजनेस, थोड़ा थोड़ा होता है। तो पहले आप
50% ग्रोथ का सोचेंगे या 20% ग्रोथ का सोचेंगे, फिर 50%, फिर 80%, फिर 100%, राइट? तो आप क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बोलो, कौन बोल रहा था अभी पीछे? कौन बोल रहा है पीछे, बताओ, पीछे से ही आवाज आ रहा है। कुछ पूछना है तो पूछो, आवाज नहीं आ रही है तो बोलो। कौन बोल रहा था बताओ तुम, व्हाइट मास्क किसान, टेल मी, कौन बात कर रहा था उधर? कहां नहीं, पीछे से आवाज आ रही थी। मैम साउंड नहीं आ रहा है। मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम साउंड नहीं, आवाज नहीं आ रहा है मैम। मैम आवाज नहीं आ रहा है। मैम साउंड नहीं आ रहा है। मैम आवाज नहीं आ रहा है।
मैंने इन सबको म्यूट भी कर रखा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज मल्टीडिसिप्लिनरी। ठीक है, मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब कोई बता सकता है, कोई भी स्टूडेंट? मल्टीडिसिप्लिनरी, मल्टी मतलब तो आपको मालूम है, बहुत सारा। ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन, तो मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब मल्टीडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे अनुशासन नहीं, तो और क्या होता है? मतलब अनुशासन तो और क्या हो सकता है? सिंपल मतलब है, समझ लो। हम सब्जेक्ट्स बोलते हैं ना कि हम साइंस सब्जेक्ट से हैं, हम आर्ट्स सब्जेक्ट से हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट से हैं। उसको जब आप यूनिवर्सिटीज में जाइएगा तो सब्जेक्ट नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? इधर फैकल्टी और डिसिप्लिन, ठीक है ना? डिसिप्लिन भी बोलते हैं और फैकल्टी बोलते हैं, साइंस फैकल्टी। अब ये तो मुझे लगता है आपको पता चलेगा, ठीक है ना? फिलोसफी फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, फैकल्टी है जो उसका मतलब होता है संकाय, यानी ये उस सब्जेक्ट से रिलेटेड डिपार्टमेंट। समझ में आया? तो जिसको फैकल्टी बोलते हैं उसको सब्जेक्ट और उसको डिसिप्लिन। अब क्लियर हुआ मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब? मैनेजमेंट में सिर्फ एक सब्जेक्ट, मैनेजमेंट कोई एक सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है? अगर एक सब्जेक्ट होता तो आपको हम कुछ पढ़ा देते, इकोनॉमिक्स पढ़ा देते या अकाउंट्स पढ़ा देते या फाइनेंस पढ़ा देते, बट मैनेजमेंट में कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। इट इज मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए आपको सोशियोलॉजी भी पढ़ना है। जब आप नेक्स्ट सेम में जाएंगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ाएगा। जब बिहेवियर आ गया, बिहेवियर तो नॉर्मली स्टडी ऑफ बिहेवियर साइंस इज नोन एज साइकोलॉजी, ठीक है ना? तो साइकोलॉजी बोलते तो आपको बिहेवियर पढ़ना है, यानी आपको साइकोलॉजी पढ़ना है। आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ना है, यानी कि साइकोलॉजी में ग्रुप, तो सोशियोलॉजी, राइट? क्योंकि ग्रुप को ही, ग्रुप की स्टडी को, सोसाइटी की स्टडी को ही सोशियोलॉजी बोलते हैं, राइट? तो आपको सब कुछ पढ़ना है, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, आईटी के लिए कंप्यूटर साइंस भी आपको दिया गया है, ठीक है? रिसर्च दिया गया है कि कैसे आप करेंगे। इसके बाद आप जाएंगे हायर फिफ्थ में, तो आपको फिफ्थ में दिया जाएगा प्रोजेक्ट, कोई बड़े काम को आप कैसे करेंगे, उसमें आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट सब पढ़ाया जाएगा। दैट मीन्स कोई एक सब्जेक्ट तो है ना, डिफरेंट सब्जेक्ट का ये कॉम्बिनेशन है, और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, तभी आप फाइनली जाकर के बीबीए और एमबीए के बाद एक प्रॉपर मैनेजमेंट स्टूडेंट कहला पाएंगे, ताकि आपको पता रहे कि कौन से डिसिप्लिन का, यानी कौन से सब्जेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन किस टाइम में करना है। ठीक है, समझ में आया? मल्टीडिसिप्लिनरी समझ में आया? नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब होता है? लचीला, ठीक है। फ्लेक्सिबल क्यों होता है मैनेजमेंट, या क्यों होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या लगता है आपको, मैनेजमेंट को फ्लेक्सिबल होना चाहिए? क्यों? बिल्कुल, अगर हम सिचुएशन के हिसाब से, मार्केट के डिमांड के हिसाब से, या फिर जैसे ही बिन बुलाए मेहमान की तरह वायरस आ गए, ठीक है ना, पता नहीं था, हम यहाँ पर अपना नया रेस्टोरेंट के ओपनिंग का सोच रहे थे, यहाँ पे 21 तारीख से क्या हो गया, 21 मार्च से लॉकडाउन हो गया। जो किराया दिया था मैंने, जो लोगों को मैंने हायर किया था, जो रिसोर्सेज लगाए थे, वो सारा कैपिटल लॉकडाउन हो गया। मेरा कितना नुकसान हुआ, जो भी ये बिजनेस करने वाला था। जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है ना? आप एग्जाम्पल पे फोकस करिए, राइट? ताकि आपको मैं समझा सकूं कि इसको फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए। तो प्रॉब्लम्स इसी तरह बिन बुलाए मेहमान की तरह आते हैं बिजनेस में, राइट? अगर आपका एकदम फिक्स प्लान है, उस प्लान में कहीं किसी प्रॉब्लम को इनकॉर्पोरेट करने का जगह नहीं है, रिजिड है, तो आपको पता है ना कि तूफान में पेड़ जो झुकते नहीं वो टूट जाते हैं, राइट? और जो झुक जाते हैं वो जब तूफान खत्म हो जाता है तो खड़े हो जाते हैं वापस से, राइट? तो जो लचीले पौधे होते हैं वो फिर से खड़े हो जाते हैं, और जो कट्टर होते हैं, जो रिजिड होते हैं, वो आपको सड़क पे टूटे हुए मिलेंगे, ठीक है ना? कभी
तेज आंधी तूफान रहता है उसमें। तो रिजिड होने का मतलब है कि यू आर नॉट रेडी टू एडजस्ट विद द चेंजेस इन द एनवायरमेंट, ठीक है ना। और फ्लेक्सिबल होने का मतलब है कि वॉट एवर चेंजेस आर देयर इन द environment, be it internal environment or external environment, you are ready to incorporate those changes into your business plan. अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप सक्सीड करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। That's why management should be flexible. समझ में आया? नहीं आया? ठीक है। Owners and managers may be different. इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा ना, कुछ भी पढ़ने पढ़ाने जैसा नहीं है। यू कैन योरसेल्फ आंसर इट विद योर लॉजिक। मैनेजर्स एंड ओनर्स मे बी डिफरेंट का क्या मतलब हुआ? थिंकिंग डिफरेंट हुआ, ठीक है। और मैनेजमेंट सिंपल है ना, सिंपल है, इतना अंदर मत जाओ। ओनर्स एंड मैनेजर्स मे बी डिफरेंट, यानी कि हो सकता है बिजनेस में, मैनेजमेंट में हो सकता है कि ओनर्स और मैनेजर्स एक ही, ठीक है ना। हो सकता है कि ये अलग अलग भी, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि हर बार एक ही हो, ओनर भी और मैनेजर भी। फॉर एग्जाम्पल, छोटा साइज है बिजनेस का, अभी नया नया शुरू किया, हम ओनर भी और हम खुद ही रन कर रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा डिपार्टमेंट को खुद अकेले अपने अंदर रखे होंगे, ठीक है ना, खुद कंट्रोल करते हैं। अभी इतना साइज बड़ा नहीं हुआ, इतना प्रॉफिट अर्न नहीं करना शुरू किया है कि हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स को हायर कर सके, राइट। तो उस कंडीशन में जब बिजनेस नया है, छोटा है, अभी बस स्टार्टअप है, तो यहाँ पे दोनों सेम हो सकता है। लेकिन अगर आपका बिजनेस ग्रो कर गया तो ओनर रतन टाटा, ठीक है ना, और मैनेजर्स डिफरेंट मैनेजर्स फॉर डिफरेंट डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस, क्योंकि वो नमक से लेकर के घर तक बेचते हैं, राइट। तो हर अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग कितने भी मैनेजर्स उन्होंने रखा होगा, कितने भी सीईओ होंगे, राइट। अब इतना बड़ा साइज है बिजनेस का, वहां पे एक नहीं हो सकता है। तो मैनेजमेंट में ये पॉसिबल है कि मालिक और मैनेजर अलग अलग हो, ये भी पॉसिबल है कि एक ही हो सकता है, राइट। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना, कितना डाइवर्सिफाइड है, कितना बड़ा बिजनेस है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो एक ही काम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा काम को। अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तो द वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग डिफरेंट पीपल, ठीक है ना, यूनिट वाइज मैनेजर्स हो सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे आउटसाइड प्रोफेशनल्स भी हायर कर सकते हैं अगर बिजनेस का साइज बड़ा हो तो, ठीक है। दीज आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, बोथ आर्ट एंड साइंस, ठीक है। मैनेजमेंट का जब हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था तो हम लोगों ने कहीं पे भी नहीं बताया इट इज प्योर साइंस और इट इज प्योर आर्ट्स। कभी बताया? क्या क्या बताया? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय टीम मेंबर्स, बाय अदर्स, ठीक है ना, बाय रेस्ट ऑफ द पीपल, ये आर्ट हो गया, राइट। पर हम लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट भी पढ़ा जिसमें टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, जहां पे रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों का जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी है, उसी तरह ये ना प्योर साइंस है ना प्योर आर्ट्स है, ठीक है ना। यहाँ पर E इक्वल टू MC स्क्वायर ही होगा, वो जरूरी नहीं है। A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB ही होगा, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे ये भी बताते हैं कि 2 + 2 = 5, यानी कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता, पर मैनेजमेंट में हो सकता है, ठीक है। हाउ कम इट इज पॉसिबल? आप लोग वर्ड पढ़िएगा बाद में जाकर के ओबी में, सिनर्जी, ठीक है ना। सिनर्जी का क्या मतलब होता है कि तुम सिनर्जी जो भी बोलो, इट्स मींस व्हेन 2 people or 3 people coming together they becomes more productive than the individual outputs, ठीक है। उनके जो इंडिविजुअल आउटपुट होंगे उससे ज्यादा आउटपुट आपको, देखो एक 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 3 ही होना चाहिए रिजल्ट, लेकिन ये तीनों जब मिल जाएंगे तो हो सकता है आपका 5 हो जाए, 6 हो जाए। हाउ कम? आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू राइट नाउ। कैसे हम 3 लोग, देखो कोई, अगर हम मान लेते हैं कि 2-3 बच्चों का एक ग्रुप बनाते हैं जिनको कुछ ग्रुप प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। ग्रुप प्रेजेंटेशन में आपको, आप पीपीटी ले सकते हैं, आप पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और 3 बच्चों का ग्रुप है, ठीक है ना। अब एक बच्चा डायग्राम में अच्छा है या पीपीटी बनाने में बहुत अच्छा है, हो सकता है ये केस, लेकिन वो दूसरे फील्ड में उतना अच्छा नहीं है, वो बहुत अच्छे से डिलीवर नहीं कर सकता अपने कॉन्सेप्ट को, अपने थॉट को नहीं रख पाता है, क्लियर। तो एक बच्चा सिर्फ एक ही चीज में अच्छा है, किस चीज में?
पीपीटी में, वो पीपीटी बहुत अच्छा बना देगा। दूसरा बच्चा है जिसको कोई भी टॉपिक दे दो, ठीक है, वो राइटअप एकदम 1 नंबर तैयार कर देगा, बिल्कुल लगेगा जैसे एकदम प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर से लिखवाया है। हो सकता है किसी का राइटिंग स्किल बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है, वो अगर अकेला रहेगा तो वो क्या करेगा, राइटिंग बहुत अच्छा करेगा, लेकिन पीपीटी में वो कमजोर हो जाएगा या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में उसका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा खराब हो जाएगा, राइट। ठीक है, हमने राइटिंग और पीपीटी की तो बात कर ली। अब प्रेजेंट करने वाला भी कोई ऑरेटर चाहिए सोनी मैम की तरह जो अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। अब हो सकता है कि एक बच्चा इस दोनों चीज में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा करता है, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे देते, एकदम समझा देता लोगों को। और कितना भी बच्चे हो चंचल, ठीक है ना, इधर उधर करने वाले, ताक झाक करने वाले, आपस में इनग्रॉस रहने वाले अपने आप में, उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता हो अपने बोलने के शैली से, अपने स्पीकिंग स्टाइल से। तो जब हम अगर इन तीनों को अलग अलग ये काम दिया जाए तो कभी दो दो जगह कमी रह जाएगी। एक में बेस्ट करेंगे लेकिन बाकी 2 जगह आपको कमी नजर आएगा, लेकिन तीनों को एक ग्रुप में मिला देंगे तो रिजल्ट क्या होगा, नंबर 1 होगा, क्योंकि तीनों का रिजल्ट अच्छा आएगा। बोलने वाला बोलने का काम करेगा, लिखने वाला लिखने का काम करेगा, प्रेजेंटेशन बनाने वाला प्रेजेंटेशन बनाने का काम करेगा। नाउ यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ सिनर्जी, राइट, है ना ये इफेक्ट। इसी तीनों को जो अलग अलग हर चीज में कैपेबल नहीं था, एक टीम में हमने मिला दिया तो दे बिकम कैपेबल, उनका टीम ग्रो करने लगा। दिस इज व्हाट मैनेजमेंट मीन्स। इसीलिए मैंने कहा कि a² + b² + 2ab ही होगा। ये मैनेजमेंट में जरूरी नहीं है, मैथमेटिक्स में जरूरी है, राइट, ये साइंस का पार्ट है। यहाँ पे इतना लॉजिकल नहीं होते तो हम फ्लेक्सिबल हैं, हम सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं चेंजेस को। जो कहे प्लस करने बोलो प्लस कर दिया, अभी माइनस करना है माइनस कर दिया, राइट, हमको सिचुएशन के साथ आगे बढ़ना है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज नॉट प्योर साइंस और प्योर आर्ट्स। तो क्या है ये साइंस, कहाँ होता है, जहां पे आप प्रिंसिपल बेस्ड है, ठीक है ना, बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, आप जिस ठीक इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आप प्रिंसिपल्स पढ़ोगे। तो जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है जिसमें आप चेंजेस नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना, वो सिद्धांत साइंटिफिक है, लेकिन उसका एप्लीकेशन जो है, उसका यूटिलाइजेशन जो है वो आपका स्किल है, वो आपका आर्ट है। हर मैनेजर अच्छा मैनेजर हो जाता अगर वो एक फॉर्मूला अपने कंपनी में लगा देता और चला देता तो, लेकिन हर मैनेजर क्या अच्छा मैनेजर हो जाता है? क्या सारे यहाँ अपने यहाँ इंडिया में रतन टाटा या फिर मुकेश अंबानी है क्या अपने यहाँ? नहीं है ना, या बजाज, हर एक तो नहीं है ना उसमें, हर एक का अपना अपना कैपेबिलिटी। तो फॉर्मूला होता तो हर एक आदमी वो फॉर्मूला अपने कंपनी में फिट कर लेता, राइट। तो फॉर्मूला तो नहीं है, यानी प्योर साइंस नहीं है। उमर पिचाई मार्क अब आर्ट्स जुकरबर्ग। कैसे है? देयर आर डेफिनेट प्रिंसिपल्स, देयर आर सर्टेन थियरीज जो आपको कहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द मैनेजरियल स्किल। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस है। अब समझ में आया why it is combination of art and science, scientific techniques, scientific principles, लेकिन how to utilize those principles depend upon the skill of the manager। ठीक है, करेक्ट? लगता है बहुत ज्यादा हो गया, नो? तो चलो इसको खत्म ही कर देते हैं, 2 ही पॉइंट और है, ठीक है। मैनेजमेंट इज इनटैंजिबल। यहाँ तक हमने जितने भी पॉइंट्स दिए समझ में आया? What I wish कि आपको कुछ याद ना करना पड़े, क्योंकि अगर आपको याद करना पड़ेगा तो दिस इज अ लेंथी चैप्टर, लेंथी ओवरऑल सब्जेक्ट, राइट। तो कितना याद करोगे? मेरा सिंपल है कि आप पॉइंट्स याद रखो, पॉइंट्स के अंदर क्या लिखना है कुछ तो मुझे याद रखो, कुछ तो पढ़ लेना और कुछ मन बात बना देना, ठीक है ना। जहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ, जैसे एकदम याद नहीं है अभी कि मैम ने क्या बोला था, या फिर मेरा ध्यान बिल्कुल अभी कहीं दूसरी जगह था, मैम बोल रही थी पर मैं सुन नहीं रहा था, उस समय अपना दिमाग यूज करना, डिसिप्लिन को सब्जेक्ट समझना, अनुशासन मत समझना यहाँ पे, तो आप लिख दोगे। मल्टी का मतलब पता है, डिसिप्लिन का मतलब सब्जेक्ट, तो आप अपने मन से भी 2 लाइन लिख दोगे, राइट। तो इस तरह से मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ो कि तुमको कुछ भी रटना नहीं पड़े। ये सब्जेक्ट तुम्हारे लिए बिल्कुल इट शुड बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू ऑल, ठीक है ना। इसको बिल्कुल सब्जेक्ट की तरह मत पढ़ो, तुम इजी पीजी वे में इसको लो कि आप कभी भी इसको जाकर के लिख दोगे। कुछ चीजें हैं जो याद करना पड़ेगा, वो क्या है? पॉइंट्स, साइंटिफिक टेक्निक्स के पॉइंट्स, ठीक है ना। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल, वो 14 प्रिंसिपल बस याद रखो, उसके अंदर क्या लिखना है तुम जान, राइट। इतना इजी करो इस सब्जेक्ट को, इसके लिए एक अलग से टाइम स्लॉट अलॉट करना, ये पढ़ना है ये समझना है, इतना मत करो।
इसको क्लास में ही पढ़ लो। नेक्स्ट हम लोग बोल रहे थे मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब आप सबको पता है क्या होता है, which cannot Ma'am, be touched, ma'am, it can be seen and cannot touched. be तो seen, देख ठीक के है, आप सुन ही सकते हैं। इट कैन बी फेल्ट ओनली। चलो सारा आंसर मिल गया, यानी मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल है, आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते हो, ठीक है ना, मैनेजमेंट को आप छू भी नहीं सकते हो, मैनेजमेंट को पकड़ के रख भी नहीं सकते हो, क्या कर सकते हो, यू कैन फील, एंड फ्रॉम वेयर यू कैन फील द गुड मैनेजमेंट और बैड मैनेजमेंट फ्रॉम द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन अनिल अंबानी, ठीक है ना, अनिल अंबानी का क्या हो रहा है, जितनी भी उसको कंपनी दी, जितनी भी उसको यूनिट चलाने के लिए दिया, सब लॉस इनकरिंग है, सबका सर्वाइवल कर रहे हैं मुकेश अंबानी, राइट। तो क्या है, मैनेजमेंट कहाँ क्या है, कुछ तो कमी है, क्योंकि उतना ही प्रॉपर्टी था धीरू भाई अंबानी में और बराबर बराबर बांटा गया दोनों भाइयों में, कहीं कोई बेईमानी नहीं हुआ था बांटने में, राइट। लेकिन आज मुकेश अंबानी बहुत बड़े आदमी बन गए और अनिल अंबानी डूबते जा रहे हैं, व्हाई, कुछ ना कुछ तो मैनेजमेंट फॉल्ट होगा, राइट। अब ये आप कैसे समझोगे, क्या आप उसको देख सकते हो, छू सकते हो, रिमूव कर सकते हो, रख सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन डू, यू कैन फील इट, कहाँ से, उसके रिजल्ट से। अगर वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो हर बार अपने डिजायर्ड गोल को ऑलमोस्ट अचीव कर लेता है, अगर 100% नहीं भी अचीव करता है तो, राइट, तो क्या है, इसका मतलब है कि वहां का मैनेजमेंट अच्छा है, राइट। और यू फेल्ट इट, है ना, यू फेल्ट इट, यू रियलाइज दिस कि वहां का मैनेजमेंट अच्छा है। और अगर कोई लगातार नीचे की तरफ आ रहा है और धीरे धीरे पूरा विलुप्त हो जाता है, दैट मीन्स कि वहां का मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। तो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, क्योंकि आप इसको कुछ नहीं कर सकते, यू कैन फील एंड यू कैन फील द गुड मैनेजमेंट और बैड मैनेजमेंट इन द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। उसका जो रिजल्ट होता है उसमें आपको पता चलता है। ये समझ में आया, इस पॉइंट से आगे बढ़े। डायनामिक, मैंने बोला था आगे डायनामिक आएगा, इसीलिए परवेसिव के टाइम में डायनामिक हमने आपको रोक दिया था कि अभी मत बोलो। यूनिवर्सल होता है परवेसिव का मतलब एवरीवेयर होता है, ओमनी प्रेजेंट होता है। डायनामिक का मतलब थोड़ा सा अंतर है यूनिवर्सल में और डायनामिक का मतलब, डायनामिक मतलब एवर चेंजिंग, ठीक है, हमेशा बदलने वाला, ठीक है। डायनेमिक मतलब वर्सेटाइल हम बोल सकते हैं, ठीक है। ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग, क्यों कीप ऑन चेंजिंग नहीं होगा, सिचुएशन कीप ऑन चेंजिंग, है ना। जब आपके सामने सिचुएशन बदल जाते हैं तो आपको तो अपने प्लानिंग चेंज करने ही पड़ेंगे। मैंने अभी फिर हम लोगों ने कहा था कि फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो नहीं सरवाइव कर पाएगा इतना कॉम्पिटिटिव और इतना अनसर्टेन सिचुएशन में, एवरीथिंग इज अनसर्टेन। इसीलिए डायनेमिक होता है, क्रिएटिव होता है, इनोवेटिव होता है, एक ही तरीके से करते आ जाएंगे काम। कितना कुछ इनोवेशन हुआ है या नहीं, तुम लोगों के सामने, तुम लोगों से पहले कितना कुछ है। अच्छा अभी भी क्या ऐसा है, आपको पता है एसी है, पंखा है, सब कुछ है, एयर प्यूरिफायर आ गया है क्योंकि एयर पोल्यूशन बढ़ गया है। अब आपको लगता है क्या आगे फर्दर कोई इन्वेंशन की जरूरत नहीं है, कुछ हमेशा जितना आगे जाएंगे आप देखेंगे फिर कुछ नया इन्वेंशन, कुछ नया क्रिएटिविटी। सो ये जो क्रिएटिविटी, ये जो इन्वेंशन है, ये कहाँ से आता है, मैनेजमेंट क्रिएट्स न्यू आइडियाज। अच्छा हर बार ये आइडियाज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए, पंखा, एसी, कूलर और एयर प्यूरिफायर, ये एक तरीके का है, सब हवा से और ठंड से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये सारे प्रोडक्ट। all the time it doesn't come in the form of product, sometimes it comes in the form of business idea, हो सकता है ना बिजनेस आइडिया के फॉर्म में आए, sometimes it comes in the form of concept, ठीक है ना, कोई नया कॉन्सेप्ट। सर्विस वही है लेकिन तरीका डिलीवर करने का अलग है। सामान बेच रहे हैं क्या, कपड़ा, लेकिन अब ऑफलाइन ही नहीं है, ऑनलाइन भी है, ठीक है ना। मेरा प्रोडक्ट अमेजोन पे भी मिलेगा, मेरा किताब आपको यहाँ के गांधीनगर के बुक स्टोर में भी मिल जाएगा और अमेजोन के स्टोर में भी मिल जाएगा, किंडल पे भी मिल जाएगा। क्या हो गया, आपने चेंज कर दिया, डिलीवर करने का, बुक को डिलीवर करने का, आपने पूरा का पूरा सर्विस प्रोवाइड करने का जो तरीका है उसको नया कर दिया, है ना। किंडल पे पढ़िए आप, ऑनलाइन खरीद के पढ़िए आप, या फिर आप जाकर के फिजिकल फॉर्म में ले आइए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए जो हम लोग आजकल कर रहे हैं, राइट। कितना तरीका बदल गया, बदला ना। तो मैं यही बोल रही हूँ कि ये क्रिएटिविटी का मतलब हमेशा नहीं होता कि दैट रिजल्ट्स इनटू चेंज फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ही नहीं हमेशा होता है क्रिएटिविटी का मतलब।
एक बिजनेस आइडिया भी हो सकता है, एक कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, एक सर्विस प्रोवाइड करने का एक तरीका भी हो सकता है जो इनोवेटिव होगा। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग इम्पोर्टेंस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैंने आप लोगों को 10 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बताया। 10 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में ठीक है, अब कुछ नहीं है आपके बोर्ड पे। 10 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में बस 5 फीचर्स बताइए कि मैंने क्या क्या बताया। एक एक करके मैं पूछूंगी, ठीक है ना? ऐसे तो फिश मार्केट में मुझे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पीछे से करेगा किशन, बताइए 5 फीचर बताइए, बस बात नहीं करनी। ये बताया तुमने, गोल ओरिएंटेड, डायनामिक, इंटेंजिबल, 10 में से 3 याद करो। मैं यही बोल रही थी क्लास में ही पढ़ दो, याद हो जाएगा, बाद में ना पढ़ना पड़ेगा। ओके, सिट अप, वेरी गुड। 3 याद है, अच्छी बात है। कुछ और सुन के याद, ठीक है? तुम बताओ। रोहित 5 बताइए इसमें ये तीनों मत। बताओ, 3 ही बता दो, कोई नया। चलो 5 मैंने 3 तुमने बताया था, 3 बेंचमार्क सेट कर दिया, तो 3 ही बता दो, लेकिन नया क्या? आगे बात नहीं करेंगे। इतना मुश्किल नहीं पड़ रहा है। कोई है जो मुझे 5 बता सकता है? कोई पूरी क्लास में? ठीक है, प्रियंका तुम integrating process. Very good. Give her a big round of applause. नया नया कितना बोलेंगे? 6 बोल दिया उसने। अब आप वेरी गुड। बस वेरी गुड, बैठ जाओ। और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा थोड़ा सा अटेंशन चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
a little bit attention and you will know कि POM कुछ नहीं है, हम बस क्लास में ही पढ़ के जाएंगे और एग्जाम में लिखने जाएंगे तो लिखा जाएगा। थोड़ा सा अटेंटिव होइए। एक सेकेंड अटेंडेंस ले लेती हूँ मैं। जी मैम। Yes, managers and owners may be same, may be different. Very good. हाँ, ये मैं जानती हूँ, मैंने सबको म्यूट कर रखा है ना, इसलिए लोग चैट कर रहे हैं।